उड़ते भागना। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भटकता है उसका निश्चित धन भी नष्ट हो जाता है। एक स्थान पर तीक्ष्ण विषण नाम का एक बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह बेरोक टोक घुमा करता था। उसी जंगल में परलोबक नाम का एक गिद्धड़ भी था। एक दिन वह अपनी पत्नी सहित नदी के किनारे बैठा था कि वह बैल नहीं पानी पीने आ गया वही पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गिद्धड़ी ने गिद्धड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को देखो, न जाने किस दिन ये जमीन पर गिर जाए। इसके पीछे पीछे आओ, जब ये जमीन पर गिरे ले आना। गिद्धड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, न जाने ये लोथ गिरे या न गिरे, कब तक इसका पीछा करूंगा। इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उन्हें मारकर भी हम भोजन कर लेंगे। तुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाऊंगा तो शायद कोई दूसरा गिद्धड़ ही इस घर को अपना बना ले। निश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होगा। गिद्धड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना कायर और आलसी है। तुझ में इतना भी उत्साह नहीं है। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वह थोड़े से धन को भी गवा बैठता है। इसके अतिरिक्त अब मैं चूहे के मांस से ऊब गई हूँ। बैल के ये मांसपिंड अब गिरने ही वाले दिखाई देते हैं, इसलिए अब इसका पीछा करना चाहिए। तब से गिद्धड़ गिरधी दोनों बैल के पीछे घूमने लगे। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, लेकिन वह मांसपिंड तब गिरा, लगते हुए भी गिरता नहीं था। अंत में 10-15 दिन इसी तरह बैल का पीछा करने के एक दिन गिद्धड़ ने फिर कहा, प्रिय, न मालूम ये गिरे भी या नहीं, इसलिए आप इसकी आशा छोड़कर अपनी राह लो। कहानी सुनने के बाद पुरुष ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी प्रबल है, तो फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपगुप्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तो किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपयोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। ये कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेश अनुसार फिर वर्धमान घर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पाछता वह गुप्त धन के घर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक अपने संकल्प का पक्का था। उसके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। सोपन में उसने फिर दोनों देव देखे ये बातें कर रहे थे। वह कहता, हे पुरुष, तूने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी। पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस दिन उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमिलक अगले दिन सुबह उपयुक्त के घर गया। वहां उसने भोजन द्वारा उसका सत्कार किया गया। सोने के लिए सुंदर से भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भागे, सत्कार के लिए धन व्यय करना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन को भेंट लाकर उपभुक्त को दे रहा था। यह देखकर सोमिलक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपयुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। मंत्रक ने कहानियां सुनाकर हिरण्यक्ष से कहा कि इस कारण तुझे भी धन विषय चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरे जमीन में गड़ा हुआ खजाना चला जाए तो जाने तो भूख के लिए उसको तेरे बिना उपयोगी क्या था। मंत्रक का चूहा, लघुपत कौवा, हिरण्यक चूहा वहां बैठे बैठे बातें कर रहे थे। वहां एक चित्रंग नाम का हरिण से दौड़ता हाँफता आ गया। कौवे ने हरिण को अच्छी तरह देखने के लिए मंत्रक से कहा, मित्र मंत्रक, ये तो हरिण के आने की आवाज़ है। एक प्यासा हरिण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है, उसी का यह शब्द है, मनुष्य का नहीं। मंत्रक, यही
हरिण बार बार पीछे मुड़कर देखा रहा और डरा हुआ सा, इसलिए वह प्यास नहीं बल्कि व्याध से डर के भागा हुआ है। देख तो सही इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। दोनों की बात सुनकर चित्रांगद हरिण बोला, मंत्रक, मेरे भय का कारण तुम जान गई हो। मैं व्याध के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुँच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारे शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध न पहुँच सके। मंत्रक ने हरिण को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघुपतनक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चले गए, इसलिए अब डर की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद चारों मित्र तालाब के किनारे वृक्षों की छाया में मिलकर देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब कछुआ, कौवा और चूहा बातें कर रहे थे, शाम हो गई। बहुत देर बाद भी हरिण नहीं आया। तीनों को संदेह होने लगा कहीं वो व्याध के जाल में तो नहीं फंस पाया अथवा शेर बाघ आदि ने उस पर हमला न कर दिया हो। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांगद हरिण नहीं आया तो मंत्रक, कछुए ने लघुपतनक कौवे को जंगल में जाकर हरिण की खोजने की सलाह दी। लघुपतनक ने कुछ दूर जाकर ही देखा कि वह चित्रांगद के एक जाल में बंधा हुआ है। लघुपतनक उसके पास गया। उसे देखकर चित्रांगद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन का बहुत बड़ा सुख होता है। मेरे अपराध क्षमा करना। लघुपतनक ने धीरज बांधते हुए कहा, घबराओ मत। मैं अभी हिरण्यकश्यप को बुला लाता हूँ, वह तुम्हारे जाल काट देगा। यह कहकर वह हिरण्य के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की विधि सोच ही रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से दूर पर किसी को देखकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है? लघुपतनक, नहीं, व्याध तो नहीं है, किंतु मंत्रक कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है। दुखी क्यों होता है? लघुपतनक, दुखी इसलिए होता हूँ कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांगद भी छलांग मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन ये मंत्रक कैसे अपनी जान बचाएगा? यह सोचकर चिंतित हो रहा हूँ। मंत्रक के वहां आने पर हिरण्यक ने मंत्रक से कहा, मित्र, तुमने यह आकर अच्छा नहीं किया। अब भी वापस लौट आओ, कहीं व्याध न आ जाए। मंत्रक ने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहां नहीं रह सकता। सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। ये बातें हो रही थी कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांगद के बंधन काट दिए। चित्रांगद ने भी उड़कर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्षों पर उठ गया। हिरण्य पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को न पाकर बड़ा दुखी हुआ। वहां से वापस जाने का मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंत्रक पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हरिण तो हाथ आया ही नहीं, कछुओं को ही ले चलता हूँ। कछुओं को भी आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। यह सोचकर वह कछुए को कंधे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाते देख हिरण्य और लघुपतनक को बहुत बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र मंत्रक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांगद ने भी मंत्रक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंत्रक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौवे ने एक उपाय ढूंढ निकाला। वह यह कि चित्रांगद व्याध के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है। वह मंत्रक को जमीन पर रखकर इसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरण्य जल्दी जल्दी मंत्रक के बंधन काट दे। मंत्रक तालाब में घुस जाए और चित्रांगद छलांग मारकर घने जंगलों में चला जाए। मैं उड़कर वृक्ष पर ही चला जाऊंगा। सभी बच जाएंगे, मंत्रक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांगद तालाब के किनारे मृतवत जा लेटा। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। व्याध ने देखा तो समझा कि हरिण जाल से छूटकर दौड़ता दौड़ता या मर गया है। उसे लेने के लिए वह जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा तो हिरण्य ने अपने वज्र समान तीखे दांतों से जाल के बंधन काट दिए। मंत्रक पानी में घुस गया। चित्रांगद भी दौड़ गया। व्याध ने चित्रांगद को हाथ से निकलकर जाते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। वापस जाकर जब उसने देखा कि कछुआ भी जाल से निकलकर भाग गया है तब उसके दुख की सीमा न रही। वही एक शिला पर बैठकर विलाप करने लगा। दूसरी ओर चारों मित्र लघुपतनक, मंत्रक, हिरण्यक और चित्रांगद प्रसन्नता से फूले न समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है।
मित्र संग्रह करना जीव की सफलता में बड़ा सहायक है। विवेक इस व्यक्ति को सदा मित्र प्राप्ति में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही थी पंचतंत्र की मित्र संप्रति का सेकंड पार्ट, जो यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से समाप्त होता है। अब हम पंचतंत्र के जो तीसरे अध्याय है उसकी ओर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मेरी भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पंचतंत्र की ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए। शुभ रात्रि।